अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज़ हियर। आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम राउंड नंबर 3 के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनकी हम हेडिंग्स के हवाले से जो है ना डिस्कस करेंगे। तो राउंड नंबर 3 में हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन 9th बायोलॉजी, जो कि कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कंसेप्ट्स को हमने बड़ी तफसील से देखा, वीडियोस लेक्चर्स में भी आपने उनको देखा समझा। और आज हमें इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ALP सिलेबस के मुताबिक, जो सिलेबस है वहाँ से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग्स जो हैं वो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि वो हेडिंग्स किस तरह से बन सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि ये जो चैप्टर है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक तो आपने सबसे पहले इसके सेल वॉल के बारे में लिखना है कि सेल वॉल किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह से प्रोटेक्शन देता है, आउटर मटेरियल होता है, आउटर लेयर होती है ये, और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, कि यानी कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर रीजन के अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम जो है सेल वॉल का नाम दे रहे होते हैं। और इसका फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन को भी आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है कि नंबर 1 पहला फंक्शन इसका ये है, प्रोटेक्शन देता है। नंबर 2 ये हार्डनिंग मटेरियल है, इसलिए जो है अंदर जो है ना सपोर्ट भी मुहैया करता है। नंबर 3 प्रोटेक्शन भी मुहैया करता है। यानी कि इस तरह से नंबरिंग करके जो है आपने इसके फंक्शंस तहरीर करने हैं। उसके बाद आ जाती हैं दो चीज़ें, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। इन दोनों में डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन हम इस लॉन्ग क्वेश्चन में प्राइमरी वॉल की हेडिंग देंगे कि आउटर वॉल जो होती है वो प्राइमरी वॉल कहलाती है, जबकि इनर वॉल जो होती है वो सेकेंडरी वॉल कहलाती है। और प्राइमरी वॉल के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, सेलुलोज पाया जाता है, सेकेंडरी वॉल में लिग्निन पाई जाती है। तो इस तरह इनकी कंपोजिशन भी हम साथ साथ तहरीर करेंगे। फिर बात आ जाती है प्लाज्मोडेस्मेटा की, कि किस तरह से जो है दरमियान में पोर्स होते हैं और साइटोप्लाज्म जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा की हेडिंग नेक्स्ट आप देंगे। उसके बाद एक हेडिंग आ जाती है, आखिर में 2-3 लाइनें लिखी हुई जिसमें जो है ना डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स की या डिफरेंट चीज़ों की जो है वो सेल वॉल की कंपोजिशन लिखी हुई है कि किसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई जो कि काइटन की बनी होती है, इसी तरह प्रोटिस्ट की किसकी बनी होती है, और प्रोकैरियोट्स की किस चीज़ की बनी होती है, यानी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन वगैरह है, इन चीज़ों का जो है आपने कंपोजिशन भी याद रखनी है। तो हमने इसमें ये देख लिया कि सेल वॉल जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसमें हेडिंग्स कौन कौन सी बनती हैं। तो हेडिंग्स में हमने देखा सेल वॉल का इंट्रोडक्शन देना है, लोकेशन बतानी है, फंक्शन बताना है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, प्लाज्मोडेस्मेटा और सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड प्रोटिस्ट ये किस किस चीज़ की बनी होती है। तो ये आपकी हेडिंग्स बन जाती हैं सेल वॉल के अंदर। तो एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा होता है हेडिंग्स को नोट करने में कि हेडिंग्स में कितनी बातें आ रही हैं। जैसे ही उसको हेडिंग जो है ना वाज़ेह तौर पे नज़र आती हैं तो वहीं पे वो टिके करके जो है ना मार्क करके जो है ना मार्क्स दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक तो सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएंगे कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये प्लांट्स में भी पाई जाती है, एनिमल्स में भी पाई जाती है वगैरह। ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, या जिसको हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं, उसके अंदर ये आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसका फंक्शन बताना है। कम से कम 3 फंक्शन जो है ना आपकी बुक में दिए गए हैं, तो आपने नंबरिंग करके लिखना है कि नंबर 1 पहला फंक्शन ये है, नंबर 2 दूसरा ये है, नंबर 3 तीसरा ये है, कि किस तरह से आउटर मटेरियल है इंटरनल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सेंसिंग का काम भी करता है, सेंस द केमिकल मैसेजेस वगैरह। ये चीज़ें आपने तहरीर करनी है इनसाइड द फंक्शन। इसके अलावा जो है सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसका जो फंक्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से भी पहले आप केमिकल कंपोजिशन भी लिख सकते हैं, उसका भी एक हेडिंग बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन के बाद केमिकल कंपोजिशन। ये जो आप हेडिंग्स देखते जाएं, यहाँ से सुनते जाएं, उनको साथ साथ तहरीर करते चले जाएं। तो अपनी बुक साथ रखें और जैसे ही आप जो है ये सुनते हैं, इनकी हेडिंग्स को देखते हैं, वो फ़ौरन आप उनको नोट कर लिया करें। तो हमने देखा कि इसके फंक्शंस के बाद आपने लिखना है एक तो केमिकल कंपोजिशन, जहाँ पे लिखा है केमिकल एनालिसिस में ये प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं वगैरह, ये चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। एक तो हेडिंग में हमने ये लिखना है। उसके बाद आ जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसके अंदर एक तो डायग्राम भी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है, तो आपने वो डायग्राम भी बनानी है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी तहरीर करना है। तो इस तरह से आपका जो सेल मेम्ब्रेन का लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूं हल हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन न्यूक्लियस।
वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अक्सर पेपर के अंदर जो है ना न्यूक्लियस लॉन्ग क्वेश्चन आता रहता है। इसकी डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, सिंपल सा सर्कल बनाना होता है और डिफरेंट जो है ना चीज़ें बना के उसको लेबल करना, ये बहुत ही सिंपल सा लॉन्ग क्वेश्चन है। एक तो इसकी डेफिनेशन बतानी है कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस किस किस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी लोकेशन बतानी है कि प्लांट्स में तो ये एनिमल्स में जो है, एनिमल के सेल के अंदर तो ये मिडल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स के सेल के अंदर ये थोड़ा सा साइड पे पुश हो जाता है। उसकी वजह क्या है, वैक्यूल चूंकि उसका बड़ा होता है, बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस उसका थोड़ा साइड पे चला जाता है। नेक्स्ट जो हेडिंग बनती है वो न्यूक्लियर इन्वेलप है कि न्यूक्लियर इन्वेलप से जो है वो इसके आउटर रीजन में पाया जाता है, जो कि इंटरनल जो वॉल्स है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है न्यूक्लियर इन्वेलप। और इसके अलावा जो है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बताएंगे कि इंटरनल जो है ना वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोलस की हेडिंग आएगी। हर न्यूक्लियस के अंदर एक या दो जो है न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। फिर जो है किस तरह से जो है न्यूक्लियोलस के अंदर जो है ना क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम से पहले जो नेटवर्क होता है, जो एक गुच्छा टफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो ये एक क्रोमेटिन की हेडिंग भी आ गई। उसके बाद जो है आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें न्यूक्लियस के अंदर अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो 1 या 1.5 नंबर जो है वो इसका जो है आपका काट सकता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि इसको रिकरिंग हम नहीं कह सकते कि बार बार तो नहीं आता, लेकिन ये पूछ लिया जाता है। हालांकि ये लॉन्ग छोटा सा ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि जब छोटे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है ना आपने ये स्मार्ट वर्क करना है कि इस अंदाज से लिखना है, प्रेजेंटेशन आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि वो आपको इसमें पूरे मार्क्स दे। सबसे पहले एक तो डेफिनेशन बतानी है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है, और उसके बाद इसका फंक्शन लिखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है और किस तरह से हमें जो है इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं, चूंकि सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी हमें हासिल होती है। इसके अलावा उसके बाद आपने मेन हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद आपने एक तो क्रिस्टी का जिक्र करना है, क्रिस्टी की हेडिंग बनती है, और उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बताना है कि इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कि इसका जो है राइबोसोम्स वगैरह जो है वो अपने होते हैं और खुद ही ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड। प्लास्टिड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लाइक न्यूक्लियस। इसके अंदर जो है जो हेडिंग्स बनती है वो हम देखते हैं। एक तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके आगे जो है ना फर्दर टाइप्स हैं। टाइप्स की आप अलग हेडिंग देने के बाद जो है इनको हम सेपरेटली लिखेंगे कि पहली टाइप इसकी क्लोरोप्लास्ट है, दूसरी टाइप इसकी क्रोमोप्लास्ट है, तीसरी टाइप इसकी जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है। हेडिंग देने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम एक तो तफसील से लिखना शुरू करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है। इसके अंदर जो है ना वो थाइलेकॉइड्स पाई जाती हैं। ये हेडिंग्स लिखी हुई हैं, थाइलेकॉइड की आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद स्ट्रोमा बताना है कि स्ट्रोमा जो है अंदर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है इसके अंदर, और फिर इसका फंक्शन बताना है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, तो इसलिए इसका आपने एक फंक्शन तहरीर करना है। अब बात आ जाएगी क्रोमोप्लास्ट की। एक तो इसका आपने स्ट्रक्चर बताना है कि क्रोमोप्लास्ट किस तरह के होते हैं, और उसके बाद इसका फंक्शन बताना है कि ये जो है जहां भी पाए जाते हैं, जिस रीजन में पाए जाते हैं उसको कलर देते हैं। फूल की पत्तियों में होते हैं, या जो है ना फूल में होते हैं, या जो है ना पत्तों के अंदर, जहां जहां भी ये पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट, इसका फंक्शन है, या फ्रूट के अंदर होते हैं उसको कलर देना होता है। ये इसका फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरी टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का भी आपने इसी तरह से जो है ना स्ट्रक्चर बताना है। मुख्तसर सी बात करनी है कि ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलरलेस होता है। ल्यूको हमने चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस किया था कि ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट जैसे हम ल्यूकोसाइट्स में ब्लड सेल्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे, तो ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होते हैं, और इसके अलावा ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं। तो ये आपके जो है ना ये आगे फर्दर 3 मेन हेडिंग्स बन जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट की, क्रोमोप्लास्ट की और ल्यूकोप्लास्ट की। और उसके बाद आपने आखिर में डायग्राम बनानी है। डायग्राम जो है हमारी बुक के अंदर जो है ना वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बनी हुई है, तो आपने सिर्फ उसी क्लोरोप्लास्ट की ही डायग्राम भी बनानी है।
नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये अकेला तो नहीं आता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस या सेंट्रियोल जो है वो सेपरेटली नहीं आते, लेकिन ये जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो पेयर की फॉर्म में आते हैं। या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है सेंट्रियोल्स के साथ या गोल्जी अपरेटस के साथ या किसी भी और ऑर्गेनेल के साथ जो है ना वो कॉम्बिनेशन बना देते हैं। चूंकि इसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम है आपकी बुक के अंदर, इसलिए पेयर की फॉर्म में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, किस तरह से ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेल जो है सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक जो है ये एक्सटेंडेड होते हैं। तो ये बातें आ जाएंगी डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद हम इसकी टाइप्स की हेडिंग देंगे। टाइप्स में इसकी पहली जो हेडिंग है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो दूसरी इसकी हेडिंग बनती है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपने हेडिंग देने के बाद इनके अंदर लिखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, इसको हम रफ क्यों कह रहे हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। इसको हम स्मूथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो नहीं है, मतलब इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसलिए ये स्मूथ होते हैं। अब ये लिखने के बाद अब हम एक तो ये मतलब डेफिनेशन में यही बातें ही आ जाएंगी कि इसको रफ क्यों कह रहे हैं, उसको स्मूथ कह रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। एक जैसे ही आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन तहरीर करेंगे तो फौरन आपने जो है उसकी हेडिंग देनी है फंक्शंस की। इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी जब आप फंक्शन लिखने लगेंगे तो ये फंक्शन की हेडिंग आप अलग बनाएंगे और उसके बाद उसका फंक्शन तहरीर करेंगे। उसके बाद इसकी जो है ना आपने डायग्राम भी तहरीर करनी है। डायग्राम अगर आप बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा होगी, इसलिए डायग्राम मुख्तसर से बनाएं और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया ये पेयर की फॉर्म में आता है, ये एक अकेला लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ जाता 4 नंबर का, चूंकि मुख्तसर सा है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है तो साथ गोल्जी अपरेटस या सेंट्रियोल या वैक्यूल या कोई भी और ऑर्गेनेल छोटा सा वो साथ पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। सबसे पहले हमने ये बताना कि गोल्जी अपरेटस जो है ना किसने डिस्कवर किया, कामिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया, और इसकी क्या डेफिनेशन है कि किस तरह से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं आपस में जो है ना वो जो है एक जो है थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना के ढेर बना के आपस में जुड़ के जो है ना वो एक गोल्जी अपरेटस या गोल्जी स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर आपने मेन हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के अंदर हमने बताना है कि इसके अंदर जो है ना वो सिस्टर्नी होती है, कि एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से बार की फॉर्म में जो है वो पड़े हुए होते हैं। उसके बाद आपने फंक्शन बताना है कि फंक्शन किस तरह से गोल्जी वेसिकल्स बनाते हैं और जो है पैकिंग का काम करते हैं, और आखिर में आपने इसकी डायग्राम जो है वो तहरीर करनी है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स भी मुख्तसर सा लॉन्ग, जिसके अंदर जो है एक तो डेफिनेशन हमने बतानी है कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, फिर आपने स्ट्रक्चर बताना है कि 9 जो है ना ट्रिपलेट्स जो है ना आपस में जुड़े हुए होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका काम क्या है सेंट्रोसोम बनाना, और इसका फंक्शन जो है सेंट्रोसोम का एक तो आपने जिक्र करना है कि किस तरह से सेंट्रियोल जो है ना वो कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहलाते हैं, और उसके बाद फंक्शन बताना है कि फंक्शन में किस तरह से ये जो है ना सेल साइकिल के अंदर या सेल डिवीजन के अंदर जो है वो जो है स्पिंडल फाइबर जो है ये बनवा रहे होते हैं, और आखिर में आपने इसकी जो है डायग्राम तहरीर करनी है। तो ये जो तीनों मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, ये तीनों मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये सेपरेटली नहीं पूछे जाते, इनको जब भी पूछा जाएगा वो पेयर की फॉर्म में या ये 2 पूछे जाएंगे या ये 2, इसी तरह से जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लाइक न्यूक्लियस, लाइक प्लास्टिड एंड दिस लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, कि डिफरेंट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। इसमें आपने कम से कम 5 या 6 जो है ना वो डिफरेंसेस लिखने हैं, तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो और वो भी आपने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ टी शेप। टी शेप में लिखना है कि यानी कि एक लाइन लगा के उसके बाद जो है ना एक साइड पे प्रोकैरियोट्स के बारे में आपने लिखेंगे और दूसरी साइड पे आपने यूकैरियोट्स के बारे में लिखना है, और उसके बाद नंबरिंग करते जाएंगे। तो इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने जो है इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया, जिसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं हमने उनके हवाले से देखा। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।